अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे रिगार्डिंग दी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट में हमने सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम में किस हद तक बेतरतीबी होती है, यानी आपके पास चेंजेस आते हैं, उसकी मेजरमेंट को एंट्रोपी कहते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। इस चीज़ को सिंपली कहा जाए तो सिस्टम में जितना डिसऑर्डर बढ़ता जाता है उतनी ही एंट्रोपी बढ़ती जाती है। सो जब भी कोई सिस्टम ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट में आता है तो हम सिंपल कहते हैं कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सॉलिड इज मेल्टेड there happens a net increase of entropy. The atoms, molecules or ions find more places to be accommodated in the same volume occupied as compared to when the substances is in the solid state. क्या होता है कि आपके पास सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं तो आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज़ होता है। क्यों एंट्रोपी भी इंक्रीज़ आता है? क्योंकि सॉलिड में खा वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस किसी से भी मिलकर बना है, तो उनको अब उसी सेम वॉल्यूम में स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है। तो आपके पास वो फ़ौरन से आपका जो सिस्टम है डिसऑर्डर स्टेट में आ जाता है, क्योंकि पिघलेगा तो आपके पास वो वही सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन नॉर्मली सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स फिक्स होते हैं अपनी पोजीशंस पर, तो आप रैंडमनेस नहीं देखते, डिसऑर्डर नहीं देखते, ऑर्डर देखते हैं। तो जैसे आप उसे मेल्ट करेंगे तो आपके पास जो है डिसऑर्डर इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम डेवलप होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है, जो सॉलिड में तो कम होती है लेकिन जब वो मेल्ट होता है तो उसमें बढ़ जाती है। सेकेंड, जब भी आप किसी लिक्विड को वेपोरेट करवाते हैं तो उसमें भी एंट्रोपी का चेंज आता है और वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वेपर स्टेट में एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं बनस्पत लिक्विड स्टेट के। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आराम से कहीं ना कहीं रोमिंग कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी का चेंज आ रहा है और वो इंक्रीज़ कर रही है। सो ये आपके पास कंडीशन है एंट्रोपी की। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। लेट्स सी कि ये स्टेट फंक्शन कैसे है। एंट्रोपी की अगर टर्म को देखा जाए तो इसे एस से डिनोट किया जाता है और एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब डेल्टा एस क्या है? ये है टोटल चेंज इन एंट्रोपी। जब हम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जाते हैं तो जितना भी चेंज एंट्रोपी में हम देखते हैं वो डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी चेंज इज़ द रेशो ऑफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली व्हेन वी गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो उस चीज़ को हम बेसिकली डेल्टा एस कहते हैं या एंट्रोपी चेंज कहते हैं, जो रेशो है टेम्परेचर और हीट का। सो एंट्रोपी चेंज आपके पास कोऑर्डिनेट सर्कल पर डिपेंड करता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब रिवर्सिबली। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। इसका मतलब है कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर, एंड बीइंग अ स्टेट फंक्शन अ स्मॉल चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डी एस। तो आप स्मॉल चेंज को डी एस से शो करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। एंट्रोपी चेंज किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का ज़ीरो होता है। तो देखते हैं ये कैसे ज़ीरो होता है। व्हेन क्यू रिवर्सिबल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली, देन द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग विल आल्सो बी क्यू रिवर्सिबल। यानी एक सिस्टम ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है वो जितनी लॉस करेगा सराउंडिंग में वो भी क्यू रिवर्सिबल ही होगी। सो एंट्रोपी चेंज अगर आप सिस्टम का देखें तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग दैट इज आल्सो द सेम। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, क्योंकि अब ये सिस्टम में रिलीज़ कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा जब आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करके निकालते हैं, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू इनके एक्सप्रेशन जो हमने भी निकाले, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने देखा कि किस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी होती है वो ज़ीरो होती है। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है। जितने भी प्रोसेसेस नेचर में होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं। जितने भी प्रोसेसेस आपके पास हो रहे हैं वो सब एंट्रोपी के इंक्रीज़ के साथ हो रहे हैं।
यानी हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था, जहाँ पर हमने जनरली बात की थी, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एंड टेंड्स टू अ मैक्सिमम वैल्यू। यानी सिस्टम में यूनिवर्स में डिसऑर्डर आता जा रहा है और वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, यानी ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ आ रहा है इसमें। सो ये आपके पास एक तो जनरल टर्म आ जाती है। अब एंट्रोपी हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की, उसमें क्या होता है। लेट अस सपोज कि टोटल लॉस ऑफ हीट जो सराउंडिंग से हो रही है वो क्यों इरिवर्सिबली है। द हीट इज़ टू बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, there happens a change in the entropy of the system. This entropy change does not depend upon the heat which is actually absorbed, but it depends on the heat absorbed reversibly. यानी ये कितनी हीट एक्चुअली एब्जॉर्ब हुई उस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन रिवर्सिबली कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस पर ये ज़रूर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं इट आल्सो डिपेंड्स ऑन क्यू रिवर्सिबल। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन द केस ऑफ आइसोथर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सिस्टम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। लेट अस सपोज हम कर लेते हैं कि जो हीट लॉस हुआ है वो भी क्यू रिवर्सिबल है बाय द सराउंडिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी स्लो। सो बिकॉज द सराउंडिंग आर मच बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू सिस्टम, तो बहुत छोटा है, सराउंडिंग बहुत बड़ी है। तो एंट्रोपी चेंज अगर सराउंडिंग का देखा जाए तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो आप इस एक्सप्रेशन में जब दोनों सिस्टम को कंबाइन करते हैं और सराउंडिंग को कंबाइन करते हैं तो एक्सप्रेशन आता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। सो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो वर्क डन जो रिवर्सिबल है वो ग्रेटर होता है इरिवर्सिबल से। सो इंटरनल एनर्जी जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये एक स्टेट फंक्शन है और इसका जो चेंज है वो सेम होता है चाहे प्रोसेस रिवर्सिबली हो या इरिवर्सिबली कैरी आउट हो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ये डिपेंड करता है कि आप नेचर ऑफ प्रोसेस को रिवर्सिबल ले रहे हैं या इरिवर्सिबल ले रहे हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं इस कंडीशन के साथ, इस कंक्लूजन के साथ कि क्यू रिवर्सिबल यानी हीट फॉर द रिवर्सिबल सिस्टम वो ग्रेटर होगी देन इरिवर्सिबल। और इसी एक्सप्रेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से लिखा जाए तो क्यू रिवर्सिबल ओवर टी भी ग्रेटर होगा क्यू इरिवर्सिबल ओवर टी से। सो चूँकि क्यू इरिवर्सिबल आपके पास कम है तो उसे हम माइनस के साथ शो कर रहे हैं एंड इट इज़ लेस दैन ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सिस्टम का है और ये सराउंडिंग का है। सो डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन्स तमाम भी स्पॉन्टेनियस जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का सबब बनते हैं। सो ये आपके पास तो जनरल टर्म आ गई। अब हम कुछ और फिनोमेनास की एंट्रोपी देखेंगे, जैसे मेल्टिंग की एंट्रोपी। मेल्टिंग एंट्रोपी क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, we take the ratio of enthalpy which is required to melt 1 mole of substance at the melting point of the substance is then it is called entropy of melting। बेसिकली एक मोल सब्सटेंस को जितनी आपके पास हीट रिक्वायर्ड है टू मेल्ट उसे हम एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग कहते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा एस एम से मेल्टिंग के सीन के लिए और दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेल्टा एच एम ओवर टी एम। सो डेल्टा एच एम क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहेंगे, और टी एम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये आपके पास एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग आ जाएगी। इसी तरह एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होती है। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ एंथैल्पी विच इज़ रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस देन इट इज़ कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। यानी अगर आपने एक मोल सब्सटेंस को वेपराइज करना है और जितनी आपको हीट दरकार है तो दैट इज़ द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो उसमें हम डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर टी वी लेंगे। डेल्टा एच वी जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस है और इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। जबकि टी बी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जब भी किसी गैशियस सब्सटेंस को आप लिक्विड स्टेट में लेकर जाते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंट्रोपी में इंक्रीज़ आ रहा है। और जब भी आप लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं तो सिस्टम रैंडमनेस से ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाता है। तो हम डेल्टा एच एम को नेगेटिव देखेंगे और डेल्टा एस एम को भी आप इस सूरत हाल में नेगेटिव देखेंगे। सो ये आपके पास टर्म्स हैं कुछ। अब सैम्पल प्रॉब्लम देखें तो 1 मोल ऑफ सॉलिड at its melting point is changed into liquid at the same temperature. The entropy change of 26.4 joule per Kelvin take place. Calculate the melting point of the solid if its enthalpy of fuel is 0.1 kilojoule per gram and molar mass of solid is 46। तो आपको एंट्रोपी का अभी एक्सप्रेशन यहाँ से देखना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो वही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जैसे ऊपर हम यूज़ कर रहे थे। सो
उसके लिए हमें पहले चाहिए एंट्रोपी डेल्टा एस, जो हमें यहाँ पर दी है 26.4, और मोलर मास भी सॉलिड का आपके पास 46 है। एंथैल्पी ऑफ फ्यून जो है वो है 0.1 किलो जॉल पर ग्राम, जिसे आप जो है जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो आपके पास जो फ्यून है ये आप दोनों मास और एंथैल्पीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा एस एफ और डेल्टा एच एफ ओवर टी, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर साइड पे ले जाएं तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, तो आपके पास 174.24 केल्विन आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस सिस्टम के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से किस तरह से स्टडी की जाती है। अगर हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है फॉर द एंट्रोपी चेंज एंड द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हम कुछ फंडामेंटल चेंजेस करेंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सपोज हमारे पास 1 मोल है आइडियल गैस का और उसे हमने सिलेंडर में इनक्लोज कर दिया है, और उसमें एक फ्रिक्शनल लेस जो पिस्टन मौजूद है सिलेंडर के अंदर, और हम उसे कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं जिसे हम सिग्मा क्यू कहेंगे, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट अ टेम्परेचर टी। तो इसका उस सूरत हाल के साथ जितना एंट्रोपी चेंज आप इस इक्वेशन में देखेंगे वो क्या है, डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। सिग्मा क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी ई प्लस सिग्मा डब्ल्यू के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिवर्सिबल कंडीशंस पर जब अप्लाई करते हैं, सिग्मा क्यू रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू डी ई प्लस सिग्मा डब्ल्यू, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। तो सिग्मा डब्ल्यू जो है आपके पास वो बन जाता है वर्क डन है बेसिकली, तो ये एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से हो रहा है, तो ये पी डी वी के इक्वल होता है। तो जब आप ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास सिग्मा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू रिवर्सिबल की जगह पर आप डी ई प्लस पी डी वी पुट करेंगे तो ये टी से डिवाइड हो जाता है। तो रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो टी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट जब आप वॉल्यूम लेते हैं, ये वॉल्यूम आएगा सी वी, तो वो होता है डी ई ओवर डी टी, ये हमने पीछे एक्सप्रेशन डिराइव भी किया था। सो डी ई को यहीं पर रहने दें तो सी वी के साथ डी टी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन 6 बनेगी। अब जनरल गैस इक्वेशन आप लें क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ज़रा सेट करना है और वैल्यूज़ पुट करनी है 5 के अंदर। सो हमारे पास 5 में पुट करने के लिए डी ई का तो एक्सप्रेशन आ गया। जनरल गैस इक्वेशन जब हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी एन 1 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो प्रेशर यहाँ पर निकाल लें तो आर टी ओवर वी का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आप इक्वेशन नंबर 6 और 7 को दोनों को 5 में पुट करें तो ये डी ई की जगह पर ये पुट हो जाएगा और पी की जगह पर आर टी ओवर वी आ जाएगा। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स राइट नाउ टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर टी ओवर वी डी वी। तो जब आप इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कैंसिल हो जाता है और सी वी डी टी के नीचे भी टेम्परेचर आ जाएगा प्लस आर टी आर और उसके नीचे भी जब टेम्परेचर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। और हम स्मॉल चेंज ऑफ एंट्रोपी भी यहाँ पर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एप्रिशिएबल चेंज ऑफ एंट्रोपी जो कि डेल्टा एस होती है, तो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक हम सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है चेंज हुआ V1 से V2 और टेम्परेचर चेंज हुआ T1 से T2, तो इक्वेशन 8 हमारे पास इंटीग्रेट की जाएगी इन लिमिट्स के साथ, तो हम चेंज ऑफ एंट्रोपी मालूम कर सकते हैं। सो आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ds के साथ इंटीग्रेशन साइन S1 लोअर लिमिट S2 हायर लिमिट। इसी तरह टेम्परेचर के लिए जब कंडीशन लगाएंगे तो T1 और T2, वॉल्यूम के लिए कंडीशन लगाएंगे तो V1 और V2। इंटीग्रेशन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो एक्सप्रेशन में सी वी बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आ जाएगा। सो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम हो रहा है T1 से T2, तो सी वी आपके पास इट इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर एप्रिशिएबल चेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन हम इसे फिर भी बाहर रखते हैं। जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो साइन ख़त्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन के जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी और अपर एंड लोअर लिमिट्स हम साथ मेंशन कर देंगे सब में। अब जब आप लिमिट्स को पुट करते हैं, एक दफ़ा S पर आपने S2 पुट करना है, एक दफ़ा S1 पुट करना है और नीचे वाली लिमिट को माइनस के साथ शो किया जाता है, तो ये S2 माइनस S1 हो जाएगा। दिस इज सी वी और नेचुरल ऑफ टी में आप टी की जगह पर एक दफ़ा T2 पुट करेंगे फिर माइनस T1 पुट करेंगे। इस तरह R नेचुरल ऑफ V2 माइनस नेचुरल ऑफ V1। जब आप नेचुरल लॉ का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये चेंज है जिसे हम डेल्टा S कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी वी, और नेचुरल लॉग में T2 ऊपर रहेगा और डिवाइड हो जाएगा नीचे T1 जो माइनस को इंडिकेट कर रहा है, प्लस R नेचुरल लॉग में V2 ऊपर आ जाएगा और V1 नीचे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप टेम्परेचर लेंगे किसी भी एक मोल ऑफ आइडियल गैस का और उसका इंक्रीज T1 से लेकर T2 तक होगा,
और वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज होगा, तो हम इस इक्वेशन से ये चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है कि T2 T1 से ग्रेटर है और V2 V1 से ग्रेटर है, तो आपके पास डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। और अगर ऑपोजिट केसेस हों यानी T1 ग्रेटर हो या V1 ग्रेटर हो, तो इन दैट केस जो एंट्रोपी का चेंज है वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम गैस को हीट करते हैं तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है, और जैसे ही उसे ठंडा करते हैं तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाता है। सैम्पल प्रॉब्लम देखें तो कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट एक्सपैंड्स फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू अ वॉल्यूम ऑफ 15 डेसीमीटर क्यूब एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। CP उसने आपको दे दिया है, R भी दे दिया है। सो डेल्टा एस का एक्सप्रेशन आप लगाएंगे जैसे कि अभी आपने सॉल्व किया, और तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये 12.24 जॉल पर केल्विन आंसर आ जाता है। आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। सो एंड अब हमने देखना है एंट्रोपी चेंज को टेम्परेचर, पहले प्रेशर के वॉल्यूम के साथ देखा था, अब हम प्रेशर के साथ देखेंगे। वही सेम कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन लेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू RT1 यानी फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में P2 V2 ओवर RT2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा रीअरेंज करें तो V2 और V1, और ये P2 और P1 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो जब ये इक्वेशन 10 हमारे पास आती है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 9 में पुट करते हैं। सो हमारा ये जो V2 और V1 का एक्सप्रेशन है ये प्रेशर से लिंक हो जाएगा, और अब एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 P1 ओवर T1 P2। दिस इज इक्वेशन नंबर 11 विच गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन कि आप अगर दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ सकता है लाइक CP माइनस CV R के इक्वल होता है, और CV को आप एक तरफ ले जाएं तो ये CP माइनस R के इक्वल होगा। अब जो CV का एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, उस पर आप CP माइनस R पुट कर देंगे तो प्रेशर की आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, वॉल्यूम एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। जब हम इसे ओपन करते हैं लॉग सिस्टम को, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 माइनस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये CP एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इसी तरह ये भी आपने एक दफ़ा ओपन कर लिया। अलग 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 इसलिए कर रहे हैं कि उसे हमने बाद में कॉमन लेकर जो है एलिमिनेट कर देना है कुछ फैक्टर्स को, लाइक ये फैक्टर्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 और प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2, जो यहाँ से है, बीच वाले दोनों कैंसिल हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 12, और इसमें हम अगेन एंट्रोपी चेंज मालूम कर सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जब टेम्परेचर T1 से T2 और प्रेशर P1 से P2 में चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो T2 ग्रेटर है और P1 ग्रेटर है। सो ये तब जब ग्रेटर है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एंट्रोपी में इंक्रीज़ आ रहा है। और अगर आपका T1 ग्रेटर हो और P2 ग्रेटर हो P1 से, तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी और साइन नेगेटिव आएगा। इसी तरह आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है जिसमें आप कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं करते, तो T1 और T2 बराबर हो जाएंगे, और यही एक्सप्रेशन जो आप लिख रहे हैं उसमें जब T2 और T1 में से किसी एक को भी एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो T2 ओवर T1 जो है 1 आएगा, और नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन पूरा निकल जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू R नेचुरल लॉग V2 और V1 आ जाएगा। अब इसे आप पुट कर लें तो आपके पास जो डेल्टा एस है दैट इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2 का एक्सप्रेशन आता है। तो इस तरह से आपके पास T2 ओवर T1 0 है, तो आप उस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, और एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में आपने ये देखा, और ऊपर वाला आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्रेशन देखा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस पर आप देख सकते हैं। इसी तरह आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें आप प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो अब प्रेशर की टर्म्स 1 हो जाएंगी और 1 का लॉग जो है 0 आएगा, और ये एक्सप्रेशन पूरा निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। अब जो एंट्रोपी है आइसोबैरिक प्रोसेस पर सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो इसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो वॉल्यूम सेम होता है, तो इसमें आप कंडीशन लगाएंगे तो V2 और V1 आपके पास 1 हो जाएगा, और नेचुरल लॉग 1 0 होता है। अब अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज देखते हैं तो वो सारे का सारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। सो इस तरह से ये डिफरेंट एंट्रोपी की कंडीशंस थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक।